औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये वहीं से लेक्चर शुरू करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में से अगर आप देखेंगे नेट पे जाके तो इसकी बहुत सी डेफिनेशन मिल जाएंगी, लेकिन आपके सिलेबस में दो डेफिनेशन को सिलेक्ट किया गया है जिसमें से पहली स्टेटमेंट हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको नज़र आ रही होगी। दैट वन इज़ अ कैल्विन स्टेटमेंट। ये जो कैल्विन स्टेटमेंट है, नो हीट ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली इन अ साइकिल कैन एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द हॉट बॉडी एंड कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट। सो एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ आर इन पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन, डीजल इंजन, etc। इसका मतलब क्या है कि जो हीट आप सप्लाई करते हैं, जो हीट आप प्रोवाइड करते हैं, हीट इंजन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस जितनी हीट आप उसको दें वो कंप्लीटली जो है वो कन्वर्ट कर ले वर्क डन में, बल्कि हमेशा आउटपुट यानी वर्क डन जो आपका आता है दैट्स ऑलवेज लेस देन द इनपुट जो आप हीट देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट। इसका मतलब ये है कि अगर लेट सपोज फॉर एग्जांपल आपने 100 जूल एनर्जी सप्लाई की तो आपका वर्क डन जो है वो कभी भी 100 जूल हो नहीं सकता। दैट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कैल्विन स्टेटमेंट। सो एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ आर इन अ पेट्रोल इंजन, आपके स्टीम इंजन, डीजल। इसका मतलब इन सब ये जो है प्रैक्टिकल इसके एप्लीकेशन हैं। उसके बाद एक और स्टेटमेंट जो आपके पास आई थी वो थी आपके पास क्लासिस स्टेटमेंट। उसने भी लफ्ज़ की हेरफेर ज़रूर है, लेकिन बज़ाहिर दोनों ने एक ही बात कही, वो आगे चल के हम एक्सप्लेन करेंगे। According to the Clausius statement, it is impossible to cause the heat flow from a cold body to a hot body without expenditure of the energy। उसने कहा ये मुमकिन ही नहीं है कि हीट जो है वो फ्लो करे कहाँ से, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी। हम बेसिकली याद होगा आपको, हम डेफिनेशन में पढ़कर आए हैं, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो यहाँ पे आपके पास जो बात आ रही है वो ये आ रही है, वो कह रहा है कि हीट फ्लो कर ही नहीं सकती कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, लेकिन पॉसिबिलिटी है सिर्फ एक सूरत में, जब हम कोई एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी हम जो है वो एक्सपेंडिचर में आए, हमारी कोई एनर्जी हम यूज़ करें। जैसे सपोज करें बज़ाहिर रूम के अंदर जो आपका एयर कंडीशनर लगा होता है या रेफ्रिजरेशन के जो भी प्रोसेस हैं, रेफ्रिजरेटर आपका हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, इन सब में तो आप देखें रूम के अंदर जो है वो टेम्परेचर कम होता है, आउटसाइड गर्मी के दिनों में ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसके बावजूद इनर जो है रूम का वहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है हीट को और आउटसाइड ले जाते हैं। दैट मीन्स इट्स पॉसिबल कैसे हुआ? ऑन दी एक्सपेंडिचर ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट यू आर प्रोवाइडिंग। अगर लाइट दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर मौजूद ना हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगी तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एयर कंडीशनर जो है वर्क करे या रेफ्रिजरेशन का कोई प्रोसेस हो सके। सो दैट वाज द क्लासिस स्टेटमेंट। आपने देखा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने दो डेफिनेशंस को डिस्कस किया, एक लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट, दूसरी क्लासिस स्टेटमेंट। लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट ने क्या कहा था? स्टेट्स दैट वी कैन नॉट डेवलप एन आइडियल हीट इंजन, मीन्स कैन नॉट कन्वर्ट ऑल द हीट इनटू द यूजफुल वर्क। आइडियल इंजन वो होता है जितना इनपुट हो वो बराबर किसके हो, आउटपुट के। इसका मतलब इसकी इफिशिएंसी क्या होती है? 100%। दैट मीन्स Q1 जो हीट सप्लाई करते हैं, लास्टली हमने पढ़ा था, उसको हम क्या कहते हैं? Q1 कहते हैं। दैट कैन नॉट बी इक्वल टू द वर्क डन, और Q2 में नॉट बी द जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप हीट सप्लाई करते हैं उसका पार्ट ऑफ द हीट सप्लाइड इज कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल वर्क एंड पार्ट इज एक्सपेल्ड टू द सराउंडिंग। तो इसी तरह से आप क्लासिस स्टेटमेंट को देखें तो वी कैन नॉट हैव द फ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी जिसका टेम्परेचर T2 हो टू द हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर T1 है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी। हाँ, इसमें भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जो है वो हीट फ्लो करें कोल्ड बॉडी से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ। हाँ, लेकिन कर सकती है, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह है, इसमें प्रोसेस क्या है कि आपके पास एक्स्ट्रा आपको एनर्जी एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। सो उसके बाद अगर आप देखें एक MCQs आप चेक करें, इस ख्याल से एक ही बार आया है 2013 में रेफ्रिजरेटर, ख्याल से इतने सारे सालों में एक ही MCQs था। रेफ्रिजरेटर हैज टू ट्रांसफर एन एवरेज ऑफ 263 जूल ऑफ द हीट पर सेकेंड फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस
calculate the average power consumed. Assume that the refrigerator is an ideal. अब आप यहाँ पे अगर देखें, ये कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें, ये ऑप्शंस दिए हैं, ये लम्स के टेस्ट में आ चुका है, तो आपका इसका जो आंसर है वो है 35 वॉट। कैसे हुआ ये सॉल्यूशन आप चेक कीजिए। आप देखें इसमें आपके पास रेफ्रिजरेटर हैज अ ट्रांसफर ऑफ द एवरेज, रेफ्रिजरेशन के दौरान जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो आपके पास है 263 जूल हीट पर सेकंड। टाइम आपके पास कितना दिया गया है, 1 सेकंड दिया गया है। टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर का -10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। इससे अगर एक आइडिया है तो इसका मतलब है कि इनर जो है रूम का टेम्परेचर अंदर जो है -10 डिग्री सेल्सियस है और आउटसाइड जो 25 है। कैलकुलेट द एवरेज पावर कंज्यूम। अब ये जो रेफ्रिजरेटर का रूम है उसके अंदर ऑलरेडी क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमने उसको बाहर की तरफ जो एक्सपेल करना है हीट एनर्जी को, वो कितनी, वहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड। तो अब आपके पास देयर इज नो एनर्जी लॉसेस इन दिस प्रोसेस। हालांकि प्रोसेस में लॉस तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे अज्यूम किया गया कि आइडियल प्रोसेसिंग। इसमें देखिए T1 आपके पास हाई टेम्परेचर को हम हमेशा T1 लेते हैं, लोअर टेम्परेचर को T2 कहते हैं। तो हाई टेम्परेचर 25 है, इसको केल्विन में कन्वर्ट किया हमने, 273 प्लस किया 298 हो गया। इसी तरह से आप देखिए T2 -10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे इत्तेफाक से यहाँ पे माइनस शो नहीं हो रहा, -10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 263 केल्विन। दिस वन इज अ T2। और जो हीट एक्सपेल्ड हुई है वो Q2 कितनी दे दी है, 263। सो आपको पता है कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। उसका मतलब ये है आपके पास कि एज यू नो दैट द हीट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो Q1 किसके बराबर हो जाएगा, T1 अपॉन T2 इनटू Q2। तो आपने देखा T1 आपके पास कितना है 298 है, डिवाइडेड बाय T2 कितना है 263 है, मल्टीप्लाइड बाय Q2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 263, आपस में कैंसिल होकर 298 जूल पर सेकंड आपके पास जो है ये हीट सप्लाई हुई। अब आपको पता है कि एवरेज पावर कंज्यूम क्या हुआ। सो वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, तो 298 माइनस 263 क्या, तो 35 जूल। ये बेसिकली एनर्जी है पर सेकंड के वजह से ये इतनी एनर्जी जो है वो आपका वर्क डन होता है 35। सो दैट्स व्हाई दैट्स आल्सो नोन एज द पावर। सो 35 वाट इज द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, के बाद एक और एमसीक्यूज जो आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आर करेक्ट। लम्स के पेपर में आ चुका 2011 में, और इसमें ये सवाल आप देखें, पहले समझें इस सवाल को, इसमें से आप खुद आंसर ढूंढने की कोशिश करें। इसका आंसर जो है, इट्स इम्पॉसिबल टू ड्राइव द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी टू अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द कोल्ड ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। आपके ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास, क्लासेस स्टेटमेंट है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल टू ड्राइव द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी टू अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लोअर बॉडी से टेम्परेचर जो है वो कहाँ जाए, सराउंडिंग जिसका टेम्परेचर उसको हम कूलिंग करते जाएं। एक वक्त आएगा जब सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा जगह, देन फ्लो हीट का जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आपके पास जो है ये कार्नोट इंजन, इट्स एन इमेजिनरी हीट इंजन विच इज फ्री फ्रॉम द फ्रिक्शन एंड द हीट लॉसेस, proposed by the सादी कार्नो in 1824। कार्नोट इंजन करके कहते हैं, बेसिकली इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, कार्नो है। और ये कार्नो इंजन जो है उसमें उसने एक आइडियल इंजन है। आइडियल इंजन क्यों कह रहे हैं कि बकुल कार्नोट के कि इसमें कोई हीट लॉसेस नहीं होते, ना तो फ्रिक्शन की वजह से होती है, ना हीट कंडक्शन की वजह से, ना कन्वेक्शन की वजह से, ना रेडिएशन की वजह से, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। सो इट्स एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन द एक्चुअल इंजन। तो जाहिर है इसकी एफिशिएंसी बकुल कार्नोट के जो है वो 100% थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो रियल जो एक्चुअल इंजन जो होते हैं उनमें एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 100% होती है। सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हीट इंजन। हीट इंजन का हमने पहले ही कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो हीट एब्जॉर्ब होती है, जो सिस्टम को सप्लाई की जाती है, उसको हम Q1 से शो करते हैं, और उसको हीट सप्लाइड या हीट एब्जॉर्ब कहते हैं। और जो हीट
सराउंडिंग। So Carnot engine is an imaginary heat engine which is free from the friction and the heat losses proposed by the Sadi Carnot in 1824. Its efficiency is greater than the actual engine. It works on the principle of the heat engine. तो कार्नोट ने जो इंजन प्रपोज किया था वो एक आइडियल इंजन था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% हो। कार्नोट इंजन जो है दैट डिपेंड्स ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस। कार्नोट साइकिल कहते हैं। वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द कार्नोट इंजन इज कॉल्ड द कार्नोट साइकिल। अ कार्नोट ऑफ द साइकिल कंसिस्ट ऑफ द 4 स्टेप्स, जिसमें पहला जो आपका है आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और फिर क्या है एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो आप इस फिगर में देखें कि कार्नोट इंजन जो है वो मैं पहले ही बता चुका 1840 में ये प्रपोज किया गया था। ये कॉन्सेप्ट अब परपेचुअल इंजन। परपेचुअल इंजन का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसी मशीन जिसकी एफिशिएंसी क्या हो 100% हो। फॉलोइंग द 2 काइंड्स ऑफ द प्रोसेस, इसमें अभी आपने कहा 2 प्रोसेस होते हैं, एक आइसोथर्मल दूसरा एडियाबैटिक। आइसोथर्मल 2 तरह के हैं, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, दूसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन है। इसी तरह से एडियाबैटिक भी 2 तरह से है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी है और एडियाबैटिक कंप्रेशन भी। तो इसको आपको इस फिगर में नजर आएगा। फर्स्ट पॉइंट ए जहाँ पर प्रेशर वर्किंग सब्सटेंस का क्या है P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। और उसके बाद इस प्रोसेस के अंदर, इस पहले प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि हॉट रेजरवायर के ऊपर सिलेंडर को रखा जाता है और इनसाइड जो वर्किंग सब्सटेंस उसका टेम्परेचर भी T1 होता है। और इट्स अलाउड टू एक्सपेंड बाय डिक्रीजिंग द लोड। लोड डिक्रीज करने से पिस्टन को मूव करने दिया जाता है। इस तरह से आपका प्रेशर डिक्रीज होकर P1 से P2 हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज होकर V1 से V2 हो जाता है। लेकिन एज सुन एज द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इनसाइड जो टेम्परेचर उसका डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन हम उसको जो है क्योंकि हॉट रेजरवायर जिसको सोर्स भी कहते हैं वहाँ पे रखा हुआ है, तो जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो सोर्स उसको हीट सप्लाई करता है। इस तरह से इनसाइड टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसी एज यू नो दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द टेम्परेचर इज बीइंग मेंटेन्ड कांस्टेंट, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन इसको क्यों कहते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होना है तो इसको एक्सपेंशन कहेंगे। उसके बाद एकदम से इसी सिलेंडर को जो है वो इंसुलेटेड बॉडी पे रखा जाता है, इंसुलेटर पे रख दिया जाता है। इंसुलेटर का मतलब है नो हीट कैन एंटर इन द सिस्टम नॉर लीव द सिस्टम। इस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक कहते हैं। इसमें मजीद जो है आपके पास लोड को कम किया जाता है। लोड को कम करने की वजह से प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है और एक्सपेंशन होती है। इसमें प्रेशर जो है डिक्रीज होकर P2 से P3 हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज होकर V2 से V3 हो जाता है। लेकिन इसमें क्योंकि कोई सोर्स आपके पास नहीं है तो इसमें टेम्परेचर भी डिक्रीज होकर T1 से क्या हो जाता है T2 हो जाता है। तो इस तरह से पहला प्रोसेस आपने देखा आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन था जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट आता है। दूसरा प्रोसेस आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है लेकिन उसके साथ साथ टेम्परेचर जो आपका डिक्रीज हुआ है और प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ है। उसके बाद अगेन हम जो है अब कंप्रेशन की तरफ जब जाते हैं, दोबारा से इसी सिलेंडर को जो है कोल्ड रेजरवायर पे रखा जाता है। ऐसा जैसा कि इनसाइड टेम्परेचर T2 है तो कोल्ड रेजरवायर जिसको सिंक भी कहते हैं उसका टेम्परेचर भी T2 मेंटेन किया जाता है। उस पर जैसे रखेंगे, अब लोड इंक्रीज करने से वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा, प्रेशर आपका इंक्रीज होगा और टेम्परेचर आपका इसमें इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही इंक्रीज होना शुरू होगा हीट इज इवॉल्विंग, हीट सिस्टम से गिव अप होती है और सिंक उसको क्या करता है अब्जॉर्ब करता है हीट को। इस तरह से इनसाइड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, इसीलिए इसको हम आइसोथर्मल कंट्रैक्शन कहते हैं क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है इसीलिए कंट्रैक्शन है। इसी तरह से चौथा और लास्ट प्रोसेस जो आपके इसके कार्नोट साइकिल का, उसमें इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4th स्टेप जो आपका है D से लेकर हम जो है वो A तक पढ़ते हैं। यानी हम क्या करते हैं मजीद जो है इसमें लोड को इंक्रीज करते हैं और इस पूरे सिस्टम को हम जो है इंसुलेटेड या इंसुलेटर पे रख देते हैं ताकि हीट ना इन आ सके ना ही यहाँ से आउट जा सके। और प्रेशर तब तक बढ़ाते हैं जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन को अटेंड कर लेता है। D से बॉडी दोबारा से A पे आ जाती है और प्रेशर P1 हो जाता है,
वॉल्यूम V1 जो हो जाता है और टेम्परेचर भी T2 से इंक्रीज होकर T1 पे आ जाता है। तो आपने देखा इनिशियली हमने A से स्टार्ट किया था और दोबारा हम जो है वो A पे पहुंचे, तो ये कंप्लीट साइकिल कहलाता है। दिस वन इज अ कार्नोट साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, कार्नोट साइकिल में अभी हमने जो 4 प्रोसेस पढ़े, पहले प्रोसेस में सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम दी हॉट बॉडी का टेम्परेचर जो T1 होता है वहां से अंडरगोज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसमें प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ये एरो आपको जो नजर आ रहा है डाउनवर्ड का मतलब डिक्रीज होना है, अपवर्ड जो एरो शो किया गया इसका मतलब क्या है, इंक्रीज होना। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर आपका जो वो कांस्टेंट था। दूसरे प्रोसेस में आपने देखा था स्टार्ट्स फ्रॉम दी हॉट बॉडी टेम्परेचर वही T1 ही था, गोज थ्रू एडियाबेटिक एक्सपेंशन, डेल्टा Q चेंज इन हीट इज 0। इसका मतलब है हीट सप्लाइड जो है इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, बल्कि जो उसके सिस्टम की हीट है वही कांस्टेंट रह रही है। प्रेशर इसके अंदर आपके पास डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इसमें इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। T1 से डिक्रीज होकर क्या बन जाता है T2। इसी तरह से थर्ड प्रोसेस की तरफ अगर हम जाएं, स्टार्ट्स फ्रॉम दी कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी मैंने आपसे कहा था जिसको सिंक भी कहते हैं, जिसका टेम्परेचर T2 है, गोज थ्रू द आइसोथर्मल कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन करने का मतलब ये लोड बढ़ाया जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन टेम्परेचर इसमें भी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ना तो चाहिए था, लेकिन जितना टेम्परेचर इसमें बढ़ता जाएगा ऐसे ही हीट जो है वो सिंक की तरफ जाएगी और इस तरह से अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। दैट वाज द थर्ड प्रोसेस। इन द फोर्थ प्रोसेस द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम द T और द कोल्ड बॉडी टेम्परेचर तो वही T2 था, गोज थ्रू द एडियाबेटिक कंट्रैक्शन है, लेकिन डेल्टा Q इज इक्वल टू 0, Q कांस्टेंट हो गया, डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 हो गया और प्रेशर आपका जो है वो इंक्रीज होता है, वॉल्यूम दोबारा से डिक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होकर T1 तक पहुंच जाता है। सो दैट वाज दी कार्नोट साइकिल का पूरा प्रोसेस आपने देखा बेटा। उसके बाद आप देखें इफिशिएंसी के हवाले से हम पढ़ चुके हैं। इनपुट को Q1 कहते हैं, आउटपुट को Q2। तो इफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट के रेशो को कहा जाता है। सो इफिशिएंसी इज इक्वल टू W अपॉन Q1 है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसी तरह से आप सेपरेट करेंगे एज यू नो दैट द टेम्परेचर Q2 अपॉन Q1 की जगह पे आप T2 अपॉन T1 भी यूज कर सकते हैं। हमें एक बात है, इफ T2 इज इक्वल टू 0 केल्विन, अगर T2 0 केल्विन हो उसका मतलब -273, देन द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन विल बी द 100%, बट इट्स नॉट पॉसिबल। डियर स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से आप एमसीक्यूज देख रहे हैं। ड्यूरिंग द कार्नोट साइकिल नो हीट इज प्रोवाइडेड और टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, देन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मस्ट। अब देखो वो कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ना तो इन हो ना आउट हो, इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस तो है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर फॉल होता है और कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर राइज होता है। तो आपने देखा इसमें कह रहा है राइज होगा या फॉल होगा या रिमेन सेम होगा या मे राइज और मे फॉल। सो ऑप्शन डी, ये आपका जो ऑप्शन डी है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद अगर आप देखें एक और क्वेश्चन दिया गया है, ड्यूरिंग द कार्नोट साइकिल विच इक्वेशन इज करेक्ट। ये आपके पास इक्वेशन जो दी गई है ये आप 2011 के क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखें डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये फर्स्ट लॉ को शो करिए, डेल्टा U इज इक्वल टू W2 माइनस W1, डेल्टा Q इज इक्वल टू W2 माइनस W1 या डेल्टा U इज इक्वल टू 0। देखो इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द कार्नोट साइकिल इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब कोइंसाइड हो जाए तो इसका मतलब है देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट मींस डेल्टा U इज इक्वल टू 0। दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए आप एक और क्वेश्चन देखें, ड्यूरिंग द कार्नोट साइकिल द हीट इज गिवन टू द सिस्टम, इट्स टेम्परेचर मस्ट rise, fall, remain same, none of these. During the Carnot cycle, heat engine is given to the system. जब heat दोगे आप, Carnot cycle की बात कर रहे हैं। So during the Carnot cycle, इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, फॉल होगा या रिमेन सेम या नन ऑफ दिस। वेरी सिंपल वन। आपने देखा हीट जब एब्जॉर्प्शन में आती है साइकिल के दौरान तो आपका टेम्परेचर क्या हो रहा था, राइज होता है। यानी
और इसी तरह से ड्यूरिंग द कार्नट साइकिल द हीट इज टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, इट्स टेम्परेचर मस्ट फॉल। तो आपने पहले ऑप्शन में क्या था, ड्यूरिंग द कार्नट साइकिल द हीट इज गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू द, एब्जॉर्ब होने से क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। तो पहला जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है स्क्रीन पे उसमें राइज होता है, मस्ट राइज, और सेकंड में आपके पास क्या होगा, मस्ट फॉल। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से आप जो है ये कार्नट थ्योरम, नो हीट इंजन कैन बी मोर इफिशिएंट देन द कार्नट इंजन। पहली बात, कार्नट इंजन 100% इफिशिएंसी का अर्थ है, ऐसा कोई इंजन है ही नहीं कि जो 100% इफिशिएंसी है। ऑल कार्नट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर हैव द सेम इफिशिएंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। अंदर वर्किंग सब्सटेंस कोई भी हो लेकिन उनकी इफिशिएंसी सेम होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बेसिकली। तो अपना हीट इंजन कैन हैव प्रैक्टिकली 100% इफिशिएंसी इफ 100% इफिशिएंसी कब हो सकती है, जब T1 जो है इनफाइनाइट हो या T2 जो है वो 0 हो। तो आपने देखा था इसमें इक्वेशन आपके पास जो है इफिशिएंसी की इक्वेशन थी 1 - T2/T1 × 100। इसका मतलब है अगर T2 0 हो जाए तब भी 100 इफिशिएंसी हो जाती है, या T1 आपके पास इन्फिनिटी हो जाए तब भी 0 हो जाता है। इसका मतलब है इन बोथ केसेस, इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट आंसर, दैट्स व्हाई द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कि जब T2/T1 0 हो जाए, वो दो तरह से हो सकता है, इधर T2 = 0 हो या T1 इन्फिनिटी हो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नट इंजन डिपेंड्स ऑन, efficiency of the Carnot engine depends on temperature of the source, temperature of the sink, both A and B, none of these। so सीधी सी बात है कि आपके पास अगर देखा जाए तो both options हैं A and B। टेम्परेचर ऑफ द सोर्स जिसको हम T1 कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ द सिंक जिसको हम T2 कहते हैं, बोथ इस दोनों पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आएगा, एफिशिएंसी ऑफ द कार्नट इंजन वर्किंग बिटवीन 150 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो इफिशिएंसी का फार्मूला आपके पास टेम्परेचर का से ऑलरेडी मौजूद है। इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - T2/T1 × 100 करेंगे, ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, इसमें जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया, पहले आप उसको कन्वर्ट करना होगा केल्विन में, यानी 273 प्लस करेंगे। और ये भी एक बात और जहन में रखने की है कि जो हाई टेम्परेचर होता है उसको T1 कहेंगे, जो लोअर टेम्परेचर होगा उसको हम T2 कहेंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है, इसका आंसर आपके पास सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सेम। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो आया था 2012 में, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से 23.6 आंसर इसका है, 100 डिग्री सेल्सियस 50 ये। और उसके बाद एक और क्वेश्चन भी आया था, एफिशिएंसी ऑफ द कार्नट इंजन, जिसमें 177 डिग्री सेल्सियस 77 डिग्री सेल्सियस, इनको भी पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, सेम फार्मूला आपका यूज़ होगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपका ये कार्नट इंजन का टॉपिक ख़त्म। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो आपके पास आ गया है वो है एंट्रोपी। द मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी, या आप कह सकते हैं अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड एंट्रोपी। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज और रिमेन सेम बट नेवर डिक्रीजेज। याद रखिएगा, एंट्रोपी डिसऑर्डर जो सिस्टम है वो हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, और या तो सेम भी रह सकती है लेकिन कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती। फार्मूला एफिशिएंट एंट्रोपी के लिए क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल टू Q/ΔT। इसी वजह से इसका यूनिट क्या आ जाएगा, जूल पर केल्विन होगा। ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू 0, सो एंट्रोपी विल बी 0 एज वेल, विच मीन्स देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी इज अ कांस्टेंट व्हेन द सिस्टम इज एडियाबैटिक। जब एडियाबैटिक सिस्टम होता है तो एंट्रोपी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और कहा जाए एंट्रोपी में चेंज जो है वो क्या होती है, 0 होती है। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोल इंजन जो है, जिसको 4 स्ट्रोक इंजन जो कहते हैं, 4 स्ट्रोक में एफिशिएंसी 25% से 30% तक होती है। इसी तरह से डीजल इंजन जो डज नॉट नीड स्पार्क प्लग, जिसमें स्पार्क प्लग भी नहीं रहता, हमने देखा होगा बाइक वगैरह का स्पार्क प्लग क्या यूज़ के एडियाबैटिक कंप्रेशन के दौरान प्रोवाइड्स द इग्निशन टेम्परेचर
तो इसकी इफिशिएंसी 35% से 40% होती है, फिर एस बिकम्स अ मैक्सिमम। सो एंट्रोपी जो मैक्सिमम कब होती है, जब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 हो, या T1 इज इक्वल टू T2 के हो, या डेल्टा T इज इक्वल टू 0 के। सो हीट विल, दिस इज नोन एज हीट डेथ। इस तरह से आपके पास ये अभी आपने कहा था कि एंट्रोपी डिग्री ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम है, डेल्टा एस इज इक्वल टू प्लस वाई डेल्टा क्यू अपॉन टी। डिक्रीज नहीं होती है आपके पास यहाँ पे एज बॉडी लीव द हॉट बॉडी हीट रिजेक्ट करती है। सो चेंज इन